नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध अब एक बेहद ही विध्वंसक स्थिति में पहुंच गया है। ईरान ने बहुत ही तगड़े जवाबी हमले किए हैं, जिसने खाड़ी के अरब देशों को एकदम ये कहा जा रहा है कि वो बहुत परेशान हो गए हैं जिस तरीके से ईरान के जवाबी हमले हुए हैं। किस दिशा में ये युद्ध जा रहा है और क्या इसमें भारत का जो रणनीति में बदलाव हुआ है उस पर आज हम बात करेंगे। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह सर। सतीश सर, जिस तरीके से सर इस मामले में आयतुल्ला खामेनेई साहब की पहले ही दिन सर मृत्यु हो गई थी, उनकी मौत हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद ईरान के तेवर कम नहीं हुए हैं सर। बहुत ही भयानक और तगड़ा बदला उसने लिया है और जिस तरीके से वो हमले कर रहा है लगातार, उसने इजराइल, अमेरिका के साथ साथ खाड़ी के देशों को भी सोचने को मजबूर कर दिया है। देखिए, ये पूरी रणनीति ईरान वाले को ईरान वालों का गंभीर परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाला है। हाँ। और उसको ये ऊर्जा, उसको ये ताकत भीतर भीतर कहां से आ रही है, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। क्या चीन वाले पूरा मामला सेट अंदर अंदर तो नहीं कर रहे, जैसा पाकिस्तान का किया था भारत के साथ युद्ध में? जी। ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। और चीन वाले तो आप जानते ही हैं कि वो रोते हैं, हंसते हैं, सोते हैं, जागते हैं एक ही तरह से। उनका पता नहीं चलता भाई, वो तो जीवन में ही पनडुब्बी का काम करते हैं। तो कह नहीं सकते कि कितने स्तर तक, कितना हद तक वो ईरान का समर्थन कर रहे होंगे अंदर अंदर। मतलब हेल्प का मतलब ये है कि साजो सामान आदि आदि में। दूसरा, जो रूस है, वो रूस भी अंदर अंदर, क्या वो तो बोल के भी कर सकता है, लेकिन जिस तरह से उसको करना चाहिए वो नहीं करेगा। वो अंदर अंदर अगर ये दोनों शक्तियां, अगर अगर मैं बोल रहा हूं, अगर ईरान का मदद कर रही है, तो ये हम समझते हैं कि ट्रंप के जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है, इजराइल के लिए भी। क्योंकि पिछली बार जब 12 दिन का युद्ध हुआ था, जी। तो ईरानियों ने बड़ा जम के मतलब इजराइल में हमला किया था। किसी ने उम्मीद इतनी नहीं की थी कि जितना वो घुस चुके थे, जितना उन्होंने इजराइल को एक तरह से फाड़ा था। बहुत बड़े बड़े जगहों पर किया हमला। अब इस बार जो उनकी रणनीति साफ साफ दिख रही है विक्रांत जी, कि वो जानते हैं कि वो इनके अमेरिका आदि से सीधे सीधे तो टिक नहीं सकते। हाँ। तो अब रियाद में बताइए, यूएस हाँ। एम्बेसी तक हमला कर रहे हैं, रियाद में, हम्म। सऊदी अरब में। तो दमखम तो लगता है कि यही संकेत है कि बचा हुआ है, चाहे जितना भी बचा हुआ है। मुद्दा ये है कि इसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जी। इसको सुन लीजिए। जी। आपके दर्शकों को सुनना चाहिए। हाँ। ये हम नहीं कह रहे, या कोई नहीं कहेगा कि ईरान ये युद्ध जीत जाएगा। हाँ। अगर अमेरिका इसमें उलझ जाता है तो उलझ जाता है। और जैसा कल ट्रंप का बयान आया, ट्रंप ने ये कहा कि भाई उनके पास 4 हफ्ते तक मार धाड़ उस तरह का करने का, मिसाइलों के प्रहार का की क्षमता है। तो ये 4 हफ्ता क्यों बोल रहे हैं? ये तो खुद ही बोल रहे हैं कि भाई हम तो लंबा जा रहे हैं, या लंबा हमको जाना पड़ेगा। तो ये पहला संकेत है कि ये हो सकता है कि जो युद्ध है, ईरान का जो दमखम है, कुछ सपोर्ट है अंदर से जहां से भी है, हाँ। तो वो लंबा खींच सकता है। ये लंबा अगर खींचता है तो ये मैं समझता हूं ये अमेरिका की हार। ये पहली बात है। हम्म। दूसरी बात है कि अगर ये लंबा खींचता है और इसको लंबा खींचा जाता जाता है, भले ही सीधे सामने सामने चीन और रूस सामने एकदम फ्रंट पे ना आए, है ना, अब वो आ गए तब तो ये विश्व युद्ध का शक्ल ले लेगा। लेकिन नहीं आएंगे। वो अंदर अंदर अगर ये सपोर्ट देते हैं और अमेरिका इसमें उलझता है, ट्रंप इसमें उलझता है, तो फिर आप समझिए कि वो अभी रूस में और चीन में, अगर होली की परंपरा है
नहीं भी है तो वो हाँ, होली मनाएंगे, क्योंकि अमेरिका अगर उलझता है तो इनकी ताकत परोक्ष रूप से ही बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि भाई रूस के बारे में कहा जाता है, रूस के लिए यूक्रेन क्या है, मार के गिरा हाँ, देगा, खत्म हो जाएगा, चार 4 साल साल चले। तो वहां अगर रूस उलझा हुआ है तो रूस चाहेगा कि जो उसका एक वैश्विक प्रतिद्वंदी है अमेरिका, हाँ, वो भी उलझा रहे, उलझ जाए। तो ये हम देख पा रहे हैं। और एक और पक्ष अगर हम बात करें तो वो है कि अगर पूरे मिडिल ईस्ट में, गल्फ में, अगर एक फुलझड़ी भी, एक जो दिवाली वाला रॉकेट भी जाकर के शारजाह में और रियाद में और कहीं और भी गिरता है ईरान का, तो पूरा इलाका बर्बाद होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से सारे हवाई जहाज, अब तो थोड़ा शुरू भी हुए, सब रुक गए, आना जाना बंद हो गया, तेल का वहां से आना जाना है, तेल का वही स्रोत है प्रमुख दुनिया का। तो पूरा जगह इस ढंग से प्रभावित होता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक पूरे दुनिया के लिए युद्ध बन जाता है कि कैसे अपने साजो सामान की आपूर्ति करें, कैसे अपना इकोनॉमी मैनेज करें, और किस तरह से इसमें चले, चाहे चलना फिरना, चाहे उड़ना, चाहे समंदर, सब चीज व्यथित है, मतलब पूरी तरह से इससे प्रभावित है। तो इस लिहाज से भी अगर हमको देखना है तो हम इस चीज को देख सकते हैं। ये नहीं है कि आपने ईरान को बर्बाद किया, मैंने जैसा कहा पहले कि हम तो डूबेंगे सना, मुझे पता है कि डूबना है उनको, हाँ। तो ये ले डूबे। तो ये ले डूबने के लिए वो पूरे अपने इंतजाम कर रहे हैं, भले उसको पूरा नेस नाबूद कर दे अमेरिका, लेकिन आज तक ये पूरा इतिहास है कि मिडिल ईस्ट में या गल्फ में शांति परमानेंट रहती नहीं, हाँ रहती ही नहीं है। हर 10-5 साल के बाद कुछ ना कुछ निकल के चला आता है। तो ये है। सर, आज मैं एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे। क्या इस युद्ध में जो भारत सरकार का जो रुख रहा है, क्या भारत की विदेश नीति में कोई बड़ा बदलाव आता दिखाई दे रहा है? आज कांग्रेस की बड़ी नेता सोनिया गांधी ने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी गवर्नमेंट साइलेंस ऑन खामेनेई असैसिनेशन नॉट न्यूट्रल बट एब्डिक्शन। उन्होंने कहा है कि उसे उन्हें ये केवल शांति की बात नहीं है और निष्पक्षता की बात नहीं है, एक तरह से त्याग दिया है हमने उन्हें, और ये ठीक नहीं है जिस तरीके का भारत का रुख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की विदेश नीति की क्रेडिबिलिटी पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, ये बात विक्रांत जी बिल्कुल सही है कि भारत का इजराइल के तरफ मोदी रेजीम में झुकाव जो है शुरू से ही स्पष्ट है। हाँ। विपक्षी पार्टी तो ये भी आरोप लगाते हैं कि भाई मोदी जी ट्रंप और नेतन्याहू के इशारे पर ही चलते हैं, कॉम्प्रोमाइज शब्द का भी इस्तेमाल हाँ। करते हैं। तो ये कोई अब लुकी छिपी बात नहीं है, मतलब ये एकदम स्पष्ट है। और जिस प्रकार से नेतन्याहू ने मोदी जी के इजरायल दौरे के बाद ही ये हमला हुआ तुरंत बाद। ईरान में। हम्म। हाँ, हमको लगता है कि जहाज से उतरने के कुछ ही चंद घंटों के बाद ही हो गया। हम्म। और उसके बाद थोड़ा सा मुझे भी आश्चर्य हुआ कि जिस प्रकार से भारत ने एक स्टैंड लिया, और स्टैंड तो लिया ही कि भाई हमले के थोड़ा सा विरोध में बात जरूर किया, लेकिन जो आपने कहा कि खामेनेई की, जो लोग दुनिया में इस्लामिक वर्ल्ड तो हत्या ही बता रहा है, हाँ। उसको लेकर कुछ नहीं कहा। और जिस तरह से नेतन्याहू ने कल बयान दिया कि भारत का समर्थन जैसी बात कही, मतलब इसी तरह का लैंग्वेज था, बिल्कुल यही शब्द बोला। ये एक स्पष्ट हुआ, ये उसने स्पष्ट किया या हमको फंसाया, भारत हम्म। को फंसाया, या भारत के ऊपर एक प्रकार का वर्बल दबाव डाला कि भैया तुम तो मेरे ही साथ हो। हम्म। तो ऐसी स्थिति में ये बात तो सही है कि जो विदेश नीति है उसमें एक परिवर्तन है। अब तक जो है कि ईरान से उतना भारत का खराब संबंध कभी नहीं रहा है। हम्म। बहुत समय तो बहुत अच्छा भी रहा है। जब बिल्कुल। पूरा पाकिस्तान गेम करता था तो ईरानियों का भारत के लिए जो रुख था
बहुत प्रतिशोध या विरोध का नहीं होता था। अब टर्की से मिलाएं तो टर्की ने जिस तरह का रुख भारत के लिए अख्तियार किया है हाल हाँ। के दिनों में, उससे अगर मुकाबला किया जाए तो मेरा ऐसा मानना है, पूरे इतिहास में देख रहा हूं कि जब दो दुश्मन आपस में भी लड़ रहे थे, चाहे इराक या चाहे ईरान, ईरान और इराक, दोनों ने मतलब एक प्रकार का अच्छा संबंध बना के भारत से रखा, और भारत ने भी रखा, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी रखा। तो अब विदेश नीति में अब क्या सरकार रुख अपनाती है, कुछ बोला जरूर, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं बोला। तो वो बड़ा बहुत मार्के की बात होगी कि क्या एक टैक्टिकल शिफ्ट है या एक टेक्टोनिक शिफ्ट। ये टेक्टोनिक शिफ्ट अगर होता है तो एक दिमाग में बात आती है विक्रांत जी, हम्म। कि जिस प्रकार से पाकिस्तानियों का रुख भारत के लिए रहता है, जो दुश्मन का व्यवहार रहता है, तो कहीं एक दिमाग में हमारे स्टैब्लिशमेंट के लगता होगा कि इजराइल एक ऐसा हमारे पास माल है जिससे हम पाकिस्तानियों को बराबर जो है डरा सकते हैं, उनको दबाव में रख सकते हैं। ये एक शिफ्ट का कारण हो सकता है। तो अब देखते हैं, अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। हाँ, इतना जरूर कहना पड़ेगा विक्रांत जी, और ये बहुत ही गंभीरता से मैं दोहरा रहा हूं, ये तीसरी बार आपके चैनल पे भी बोल रहा हूं, बाकी जगह बोला है, कि अगर पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा इस ईरान पर हमले से प्रभावित देश है तो वो भारत है पूरे दुनिया में। इसको ध्यान से सुनिए, जी। सबसे ज्यादा प्रभाव भारत के ऊपर है, कुप्रभाव। कारण है उसका, उसके तीन चार कारण है। एक तो सबसे ज्यादा हमारे लोग भारत के वहां नौकरी रोजगार के लिए जाते हैं, और लाखों लाखों की संख्या में, और तमाम देशों में फैले हुए, और बहुत पैसा भी सालाना भेजते हैं, जिसको अंग्रेजी में रेमिटेंस कहा जाता है। बिल्कुल। अगर एक फुलझड़ी भी छूट रहा हो शारजाह में, रियाद में, सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा है, तो आप समझिए कि उनका क्या होगा, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर रोजगार व्यापार नहीं चलेगा, उद्योग नहीं चलेगा, सारा कर्फ्यू में जाएगा, सायरन में चला जाएगा, तो ये प्रभाव भारत के लिए बहुत ही घातक जैसा है। हम्म। और पूरा देश में आप केरल देखिए, तमिलनाडु देखिए, आंध्र देखिए, इधर यूपी देखिए, बिहार देखिए, यहाँ लाखों लाखों लोग रहते हैं पूरे मिडिल ईस्ट और गल्फ। तो एक प्रभाव ये है, और ये बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव, बिल्कुल। कमर तोड़ने वाला प्रभाव। दूसरा यह है कि जो पूरे दुनिया में व्यापार की इस वक्त स्थिति है, और जो ट्रंप के ये गर्दन पकड़ के जो सबसे वो करवा रहा है डील, और हमारा कोई ऐसा व्यापार का इतना फैलाव अब तक नहीं है पूरी दुनिया में कि, और वैसे में अगर समंदर प्रभावित हो जाता है, आसमान प्रभावित हो जाता है, तो हमारा माल आएगा कहां से, जाएगा कहां, हम्म। कैसे जाएगा, और किस कीमत पे जाएगा, किस रूट से जाएगा, इसको समझना जरूरी। तीसरा, इन ये भी हमारे लिए आप कहिए तो हमारा 70 75 80% के लगभग तेल जो है, खनिज तेल जो है, पेट्रोलियम जो है, उसके लिए तो हम आश्रित हैं बाहर पर दुनिया हम्म। में है। और उसका 35 40% के बीच में हम ये गल्फ मिडिल ईस्ट में हैं, उनके ऊपर आश्रित है। और एक तेल का दरोगा भी बना हुआ है हाँ। अमेरिका, वो कह रहा है कि आप कोई पाइप नहीं लगेगा, आप इससे रूस से एक को मतलब एक को पिंट मतलब क्या बोलते हैं उसको, 1 लीटर भी तेल नहीं ले सकते। हाँ। तो ऐसी स्थिति में तेल की कीमत एक अलग चीज है, वो तो बढ़ ही रहा है, वो तो और अभी बढ़ेगा। तेल की कीमत अगर बढ़ती है, और हमारा जो व्यापार के लेकर के चुनौती है, और रुपया का कीमत, ये तीनों को देख के आप मिला के देखिए तो एक गंभीर स्थिति पैदा होती है कि नहीं। बिल्कुल। एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि मान लीजिए ईरान नेश नाबूद हो जाए, उधर तेल पर पूरा कब्जा रहे हाँ। अमरीकियों का, उनके पावर का, लेकिन तो मुंह मांगा कीमत तो लगाएंगे ना वो तेल का, ये तो लगाएंगे ही। हाँ। रूस से आप ले नहीं सकते। हाँ। तो बस
अब ले ही नहीं सकते, आपने खुद ही कह दिया हम नहीं ले रहे, है कि नहीं? वो तो दावा करते हैं। हम्म। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत ही बड़ा चुनौती हमारे लिए हो गया है, बहुत ज्यादा चुनौती हो गया। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया में अगर मैं किसी देश को सबसे ज्यादा प्रभावित मानता हूं तो वो भारत है। हम्म। अब भारत से ज्यादा लोग तो गल्फ मिडिल ईस्ट में, पता नहीं, शायद पाकिस्तान या बांग्लादेश के रहते हो तो नहीं कह सकते, लेकिन ये तो हमारा आकार साइज बहुत बड़ा, और बहुत लाखों 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 में लोग रहते हैं, काम कर, छोटे से बड़े काम कर। और हमारे लिए वहां से व्यापार भी बहुत तगड़ा आता है, तरह तरह के काम। वो आएंगे क्या? आएंगे क्या? हम्म। मैं बहुत। तो आपको, अगर आप इजाजत दे तो मैं बताऊं, एक मेरे जानने वाले अभी जी। एक मैन पावर का काम शुरू कर रहे थे उसी हाँ। इलाके में। मैं यही सोच रहा था कि भाई हाल ही में उनके ऑफिस का इनाग्रेशन हुआ है, हाँ। अब क्या होगा? है कि वहां मैन पावर भेजने का उसी इलाके में, तो अब मैन पावर लाने का समय है कि मैन पावर भेजने का समय है? तो बिल्कुल। इसलिए अगर ये युद्ध खिंचता है और कोई चीज सामान्य नहीं होता है, तो मैं समझता हूं भारत पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ना है, ये पड़ेगा। अमेरिका से मेरे हमारे संबंध जो है एक तरफा चल रहे हैं। हाँ। रूस इसलिए नाराज होगा कि भैया उसका तेल हथियार पे जो भारत आता है उसमें दिक्कत है। हाँ। चीन से हम लोग जानते ही हैं, चीन से हमारा व्यापार घाटा कैसा है। हम्म। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि अभी के माहौल में पता नहीं क्या हो रहा है, चीन ही एक उभरता हुआ सितारा हमको दिख रहा है कि अगर ये युद्ध खिंचता है तो सबसे ज्यादा खुश चीन होगा। हम्म। अब ट्रम्प रशिया को तो डेड इकोनॉमी बोलते हैं, हाँ। भारत के लिए भी बोल देते हैं, हाँ। लेकिन चीन के लिए नहीं बोल कभी पाते। नहीं नहीं बोल पाते। हाँ, तो इससे अगर इसमें अगर अमेरिकी रणनीति डेड होती है तो हम्म। ये तो चीन वाले तो एकदम होली दिवाली सब एक ही साथ मना रहे होंगे ना, कि हाँ। चलो इनको लूट जाने दो, बर्बाद हो जाने दो, फिर हाँ। हम अपना आगे बढ़ेंगे। हाँ। एक और पक्ष मैं जरूर कहना चाहता हूं, हाँ। देखिए, ये जरूर है कहना, हाँ। इस्लामिक कट्टरवाद में ये हो सकता है कि जो हिजबुल्लाह का नाम और ये सब जो आता है, और एक और जिसको बोलते हैं उसका नाम याद नहीं, पर हमास, तो ये सब जो है, हाँ वो एक लड़ाई बहुत लंबा चल रही है और इनके ऊपर टेररिस्ट होने का इल्जाम भी लगता है भी बहुत तरह। तो अगर, लेकिन इसके बावजूद भी अब क्या यही नॉर्म रहेगा पूरे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का? ये पहले कभी नहीं हुआ। हम्म। देखिए, ये पहले कभी नहीं हुआ, कोई देश को कब्जा कर लिया, हाँ। हमला कर दिया, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो लड़ाइयां हुई हैं, असंख्य हुई। लेकिन ये कि एक देश से किसी राष्ट्रपति को उठा के ले आओ, हम्म। और एक देश में जो है सुप्रीम लीडर को ही मिसाइल से हाँ। मार दो, एक साथ पूरी लीडरशिप खत्म कर दो, तो क्या अब यही दुनिया में होगा? हम्म। ये, और अगर यही होगा तो ये चीन और रूस, उनके लिए भी जो है एक बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ी परीक्षा है कि ये एशिया के जमीन पर, एशिया की भूमि पर, सरजमी पे हमला हुआ है, हम्म। और वो अपने आप को अगर सुपर पावर कहते हैं, तो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हम्म। और क्या यही आगे होने दिया जाएगा? ये सारा पक्ष बहुत है। इसलिए मैं समझता हूं ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। अब तो आगे का कोई देश कहीं घुस जाएगा, बिल्कुल। हाँ। जिसके पास थोड़ी ताकत है वो पता नहीं कहाँ क्या कर देगा। तो हम्म। ये भी एक जो सार्वभौमता और स्वायत्तता की बात है, स्वायत्तता से ज्यादा सार्वभौमता की बात है, वो पूरे दुनिया में ये मतलब कसौटी पर खड़ा हो गया, टेस्ट पे खड़ा हो गया। ये भी इसका एक पक्ष बहुत बड़ा। सर आपने अमेरिकी इकोनॉमी की बात की, तो अमेरिकी इकोनॉमी की तो हालत बहुत खराब चल ही रही है, और वहां पर ये कहा ही जा रहा है कि स्थिति बहुत खराब है। और सीएनएन ने एक सर्वे करवाया वहां पर, जिसमें 59% जो अमेरिकी नागरिक हैं उन्होंने इराक पर अमेरिकी हमले को भी स्वीकार नहीं किया। वो इसके खिलाफ है, यानी 60% के करीब अमेरिकी नागरिक।
और क्योंकि ये सवाल इसलिए ठीक पूछा है। सर, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि ये जो युद्ध है, चाहे वेनेजुएला है या ये वाला युद्ध है, अमेरिका अपनी आंतरिक जो गड़बड़ियां चल रही है, आर्थिक स्थिति बर्बाद है, उन सब से ध्यान हटाने के लिए ये सब कर रहा है। देखिए, ध्यान हटाने के लिए, देखिए, अगर ट्रंप की जो रेटिंग है अमेरिका में बहुत नीचे गई, हाँ बिल्कुल। और ये उसने ये हमला करके और इस तरह के कारनामे करके, अच्छा। शायद उसका दिमाग ये होगा कि भाई इससे चीजें बढ़ेगी और उसकी लोकप्रियता भी, उसमें भी थोड़ा इजाफा होगा। बात यह है कि अमेरिका में वो जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाँ, पूरे टैरिफ। दुनिया वाले ट्रेड डील को खत्म कर दिया, और तो वो एक ट्रेड डील ऐसा हथियार था जिससे ट्रंप ने सोचा था कि पूरा मागा बना देंगे, हम्म। लेकिन अभी तो पूरा उथल पुथल हो गया। तीसरा यह है कि एपस्टीन वाला मामला भी उसके, सबसे ज्यादा अगर कोई फंसा हुआ है एपस्टीन में तो ट्रंप है। हाँ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये जो एपस्टीन हुआ, जो ट्रेड डील रद्द हुआ कोर्ट द्वारा, और भी जो रेटिंग थी उसके मद्देनजर ये सारी चीजें हुई हैं। तो एक जोखिम है, हमको लगता है कि सिर्फ ना सिर्फ एक ये ट्रंप ने अपने जीवन का सबसे बड़ा जोखिम उठाया है, बल्कि मेरे ख्याल में अमेरिका ने भी सबसे बड़ा जोखिम हम्म। उठाया। देखिए, अफगानिस्तान में जाना, अब इसकी तुलना हमको लगता है हाल के कुछ दिनों में ये वियतनाम में जब अमेरिका गया था, लड़ाई हुई थी, हाँ। उससे तुलना हाँ। होने लगेगी। और अब ऐसे भी देखा जाए तो ट्रंप के कितने साल बचे हैं? हम्म। 2 साल बचे हैं, दो साल। उस ढंग से देखा जाए तो अब उसके बाद तो वो बन भी नहीं सकता। लेकिन अमेरिका में अब वो कोशिश करेगा, वो कहेगा कि हम तीसरा राउंड भी, कोई भी कुछ भी वो कर सकता है। हम्म। तो वो भी एक आंतरिक उथल पुथल है। और जो आर्थिक स्थिति की आपने बात की, तो उनका सारा जो ध्यान केंद्रित था, जिससे मागा बनाना था, वो था उसी पे, ट्रेड डील पे। हाँ। बाकी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है। हम्म। तो स्थितियां खराब हो रही हैं, और जो आय है वहां की, ये सब प्रभावित होंगी। और भाई, अमेरिका का अगर टेक्नोलॉजी नहीं बिकता है, अमेरिका के जहाज नहीं बिकते हैं, क्या क्या कर लेगा वो? एक तेल से हो सकता है कीमतें बढ़ा बढ़ू के, ये जो हो सकता है वार से, ये हो सकता है, ये जिसके पूरी, इसकी पूरी संभावना, ये तो एक वो प्रयास करेगा और होगा, हो भी सकता है। लेकिन इकोनॉमी सिर्फ तेल से थोड़ी ना चलती है, हम्म। आपको हर तरह से उसको देखना पड़ता है ना। तो वहां शांति ही नहीं है, उथल पुथल है पूरा, और आपके ऊपर सवाल हो रहे हैं, आपकी नीतियों के ऊपर आपका कोर्ट आपको खारिज कर दे रहा है। तो कोर्ट कहीं किसी देश का कुछ भी खारिज करता है या हरी झंडी देता है, तो समाज में मैं समझता हूं कि कम से कम डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल। गलत या सही। बिल्कुल। सर जी। मेरा अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है सर, विपक्ष की तरफ से, कि ना सिर्फ उन्होंने इराक पर हमले की निंदा की, ना उन्होंने खामेनेई साहब की जो मौत हुई हमले में उसकी निंदा की, लेकिन जॉर्डन सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस से उन्होंने बात की। वहां पर जो हमला किया गया, हालांकि उन्होंने इराक का नाम नहीं लिया, लेकिन जो हाँ। हालिया हमले हुए उसकी निंदा की, उन्होंने कंडेम शब्द का इस्तेमाल किया। और साथ ही उन्होंने जिस तरीके से सर बहरीन के किंग से भी बात की, बहरीन के राजा से भी बात की, और वहां पर भी जो हमले हुए हैं उसको भी निंदा की। तो ये कहा जा रहा है कि जो बदले की कार्रवाई में हमले हुए हैं उसकी निंदा की जा रही है, लेकिन जो मूल हमला था जिसमें खामेनेई साहब मारे गए उसकी निंदा नहीं की जा रही। ये भी कह रहे हैं कि खामेनेई जो है वो भारत के मित्र रहे हैं, दोस्त रहे हैं, और आज तो सोनिया गांधी ने बकायदा आर्टिकल लिख दिया। ये मैं तो कह रहा हूं ना, ये टैक्टिकल है या टेक्टोनिक शिफ्ट है? हाँ। दिखता यही है कि टेक्टोनिक शिफ्ट हाँ। है ना? तो उस लिहाज से है। और अब भारत की स्थिति बड़ा कैच 22 वाली है, हम्म। अभी भी है। भले ही आप खामेनाई की हत्या या जो मारा गया उसकी आप आलोचना ना करें, हम्म। लेकिन फिर भी हमारी स्थिति कैच 22 की है, हम्म। ऐसा मैं मानता हूं।
ऐसा मैं मानता हूं। हम्म, हमने आपको शुरू में ही ये कहा कि जी। देखिए, इजराइल और नेतन्याहू के साथ मोदी जी के संबंध और इजराइल से जो भारत का संबंध, उसमें बदलाव तो बहुत ज्यादा है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। हम्म, तो इस्लामिक टेरर के नाम पर हो सकता है कि हमने भारत ने ये नहीं कहा हो, हाँ, लेकिन दबे जुबान में इतना जरूर कहा था कि हम हमले का जो है अ, उस ढंग से स्वागत तो नहीं किया था। हाँ, वो ये भी सर बात उन्होंने है। कहा कि हमला डिप्लोमेसी से मामला सुलझना चाहिए, बहुत ही न्यूट्रल व्यू लिया था सरकार ने। हाँ। हाँ, चलिए, इतना भी कहा बहुत है। हाँ। हालात तो ऐसे है कि आप वो भी नहीं कह सकते, हाँ। वो भी नहीं स्थिति है, क्योंकि बहुत तरह की चीजें हो रही ना। देखिए, निश्चित रूप से इजराइल का प्रभाव भारत के सरकार के ऊपर है। ट्रंप का डंडा भी है। हम्म, हम ट्रंप के खिलाफ कहाँ कुछ बोल पाते, ना बिल्कुल। बोलेंगे, अभी तो और स्थिति ये है। तो वो शिफ्ट है, और इससे देखिए बहुत ज्यादा अंदरूनी राजनीति में प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम्म, ये बात पक्का है। लेकिन जो असली भारत के लिए चिंता की बात है, वो उसकी उसका जिक्र होना चाहिए। हाँ, ये रूस का रवैया और चीन का रवैया, चीन का रुख और रूस का रुख, अगर ये है, जिन्होंने बहुत बोल्डली उसको, उसके खिलाफ उन्होंने बयान दिए हैं, ये भारत के लिए चिंता की बात है। हम्म, क्योंकि बगल में है ना रूस और चाइना, हाँ, बिल्कुल। ये उसका एक एक्सटर्नल पक्ष है। इंटरनल छोड़ दीजिए, तो पता ही है सबको इसमें कौन सी नई बात हो रही। हम्म, और नेतन्याहू ने जो बयान दिया ना, वो नहीं देता तो हम्म, थोड़ा आसान रहता मोदी जी के लिए। लेकिन वो तो कह दिया कि भारत के हाँ, समर्थन के लिए धन्यवाद कुछ। धन्यवाद। तो ये जो है दिक्कत पैदा करती है। और दिक्कत क्या पैदा करती है कि जहां गल्फ और मिडिल ईस्ट में जब तमाम भारतीय वहां रोजगार, नौकरी और कारोबार और व्यापार में रहते हम्म, हैं, उनकी भी मुश्किल खड़ा होती है हाँ, ना। ऐसे ये होता है। तो बिल्कुल। ये अब देखिए अब कैसे ये रूप लेता है। सरकार तो को देखिए, किसी भी डिप्लोमेसी में पूरी दुनिया में ना सबसे बढ़िया है भारत जैसे देश के लिए कि वो बैलेंस बना के रखे। हम्म, बैलेंस, एकदम टिल्ट से दिक्कत होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात की सर आपने। और इस इंटरव्यू से दर्शकों को ये भी समझने की को मदद मिलेगी, क्योंकि आपने सही बात की। करीब करीब 95-97 लाख लोग इन खाड़ी देशों में भारत के रहते हैं, जो वहां से बड़ा पैसा भेजते भी हैं, जो अर्थव्यवस्था में भी बड़ी भूमिका निभाता है। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया।